अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 1 स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टॉपिक नंबर 9 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 3। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब एसेट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स है वो हम स्टडी करें हैं। जो फर्स्ट था इन्वेंट्री, और सेकंड था हमारे पास रिसीवेबल, एंड थर्ड वन है कैश। सो इनकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सेकंड जो कंपोनेंट है रिसीवेबल्स का, उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रेडिट पॉलिसी का होगा। क्रेडिट पॉलिसी में जो चीज़ें आती हैं वो हैं क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट पीरियड, बैड डेब्ट्स, कलेक्शन कॉस्ट, एंड लास्ट वन इज़ फैक्टरिंग रिसीवेबल्स। देन हमने जो टर्म पढ़नी है वो है मैचिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। सो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ वीयू लेक्चर्स में जस्ट हाईलाइट ही गिवन है, हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं जस्ट वो गिवन है। तो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूँ। So working capital management is about the management of 3 major components of working capital of current assets, that is inventories, receivables and cash. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया वर्किंग कैपिटल के जो मेजर कंपोनेंट्स है ये तीनों हैं। हमने इनके बारे में 1 बाय 1 भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। फिर देन हमने स्टार्ट की हुई है इनकी मैनेजमेंट, क्योंकि ये 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स है, इनकी अगर आप मैनेजमेंट बेटर वे यानी पुअर मैनेजमेंट हुई तो आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। So we have discussed a bit about inventory management, and now we are moving towards the management of accounts receivable. This is actually the amount that is receivable in the future. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँ इन्वेंट्रीज़ के बारे में क्या पढ़ा था। इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? वो चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो आप खुद ट्रेडिंग के लिए लेते हो, ट्रेडिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करते हो फॉर रीसेल पर्पज़, यानी उसे सेल करें, यानी कोई चीज़ बनाई आपने और उसे जस्ट एज इट इज़ सेल कर दिया, ठीक है। तो रिसीवेबल जो होंगे हमारे, आपने कोई चीज़, प्रोडक्ट है या सर्विस आप किसी को क्रेडिट पर देते हो, उधार पर देते हो, यानी किसी को लोन देते हो, तो करंट फ्यूचर में आप उससे लोगे, प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकता है, ये क्रेडिट विद इंटरेस्ट कह लो आप, ये आप क्या है, या इंस्टॉलमेंट पे आपने कोई चीज़ दी है तो आप इसको, आपको जो इसका रिटर्न है वो मिलेगा। ये तब तक रिसीवेबल्स रहते हैं यानी अकाउंट्स में रहते हैं जब तक आपको ये कैश रिटर्न नहीं हो जाता या आप इसको रिकवर नहीं कर लेते। हाउ दिस अमाउंट इज़ जनरेटेड। अब ये जो रिसीवेबल्स हैं ये कैसे अराइज होते हैं, यानी कैसे आते हैं, यानी ये अकाउंट कैसे बनता है। वेन एवर अ बिजनेस Whenever a business organization makes credit sales, then these credit sales actually result into accounts receivable. मैंने अभी आपको बता दिया, कोई चीज़ क्रेडिट पर देते हो यानी सेल करते हो तो ये अकाउंट्स बनते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिया है, ये पैराग्राफ मैं ऑलरेडी इसको के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ और अभी भी मैंने रीड किया है। When we sell our products or service and this sale is not on cash but on credit, means today we will provide our product or service but its cash of return will be paid in future. This amount is kept as receivable till we get that cash or return. तब तक रिसीवेबल रहता है जब तक ये चीज़ हमें, यानी ये क्रेडिट का पैसा जो है हमें मिल नहीं जाता या हम इसको रिकवर नहीं कर लेते। अब इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्या होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। Receivables are integral part of our business because if you are operating in a market with various competitors, they're all giving a certain credit to the customer, then we have to provide that credit to our customers to compete with them. रिसीवेबल्स क्या थे, हमने ये कहा ना कि क्रेडिट पर किसी को कोई चीज़ देते हैं,
तो क्रेडिट पर देखें, एक मार्केट है, आप शॉप्स की अगर बात करूं, एक ही तरह की या एक ही चीज़ की शॉप्स आप लोगों ने देखा होगा साथ साथ होती हैं, तो वो मुकाबले में, कंपटीशन में एक दूसरे की यानी सस्ती चीज़ें दे रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो इसी तरह से जब आप मार्केट में काम करते हो तो रिसीवेबल्स क्या हैं, आपको क्रेडिट पर चीज़ें देनी पड़ती हैं, यानी आप अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई आपसे चीज़ नहीं लेगा, उनके पास जाएगा ना जो उनको क्रेडिट दे रहे हैं, यानी उधार पे चीज़ देते हैं। इसी तरह से अगर आप ये क्रेडिट पीरियड बढ़ा देते हो, यानी उनको ज़्यादा देर के लिए देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा देर के लिए बढ़ाना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है, और उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, जिसे हम क्रेडिट पॉलिसी भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बट इफ़ दिस क्रेडिट पीरियड बिकम्स लॉन्गर देन वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग मोर देन वट वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर रिसीवेबल, यानी अगर क्रेडिट पीरियड ज़्यादा हो गया, यानी आप क्या है क्रेडिट पर उधार पर ज़्यादा दे रहे हो, तो आपको पैसे मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना, ज़्यादा पीरियड के लिए दिया तो आपको पैसे मिल ही नहीं रहे वापस, तो क्या है, तो आप क्या है लॉस में जा रहे हो। दैट मीन्स देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजिंग दीज रिसीवेबल, तो आपको क्या है ये चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत है। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट इज एक्चुअली अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट। इफ वी समराइज इट देन वी कैन से दैट इट इज़ द डिस्कशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी ये चीज़ मैनेज कैसे कर सकते हो, एक क्रेडिट देने की पॉलिसी बना लो। अब पॉलिसी में क्या क्या चीज़ आते हैं, कितना पीरियड होगा, यानी कितनी देर के लिए आपने क्रेडिट देना है, किस टाइम पर देना है, कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करना है कैश का, या उसमें से बैड डेट्स यानी जो आपको नहीं मिलेंगे उसका थोड़ा सा मार्जिन रख लें। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कशन वो सारी क्रेडिट पॉलिसी में आती हैं, यानी एक तरह से आप कह दो एक एग्रीमेंट बन जाता है, जो लिखा हुआ रिटन फॉर्म में एक तरह से एग्रीमेंट है कि आप ये चीज़ इस तरह से काम करेगी, यानी मैनेज फॉर्म में। जैसे मैंने सैलरी की बात की प्रीवियस लेक्चर में भी करती हूँ और अब भी कर रही हूँ कि सैलरी है, यानी एक लिस्ट डाउन कर लोगे आप चीज़ों को कि मैंने क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ खर्च करनी है और कहाँ खर्च नहीं करनी, और ये लिस्ट जब आप चीज़ें लेने देते हो उसी को फॉलो करते हो, तो क्या होता है आपकी मैनेजमेंट बेटर वे में होती है और आपके पास कैश वगैरह है वो बच जाता है, बजाय इसके कि आप कोई लिस्ट डाउन किए बगैर या कुछ रूल या प्लानिंग किए बगैर कोई काम करते हो, तो वो क्या है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्राइसिस होते हैं। क्रेडिट पॉलिसी इज़ अबाउट डिटरमिनिंग द क्रेडिट पीरियड, द क्रेडिट टाइम, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स, इट इज so collectively that is what is called credit policy. So when we talk about receivable management in working capital management, then we actually are talking about discussion of credit पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं। अब क्रेडिट पॉलिसी में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। फर्स्ट टर्म जो है वो है क्रेडिट पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए आप किसी को चीज़ देते हो, कितने डेज़ के लिए, कितने वीक्स या मंथ्स के लिए आप किसी को उधार देते हो, तो ये फिक्स कर दिया। यानी सपोज करो आप 30 डेज़ के लिए किसी को कोई चीज़ देते हो, तो जो कस्टमर होगा जिसको कोई चीज़ दी है तो उसका काम है, उसका प्रॉमिस जो है उसने पूरा करना है, यानी आपको विद इन 30 डेज़ उसने आपको ये जो क्रेडिट है वो रिटर्न करना है। इसे हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। Credit period means that when you are selling your product, then you are giving this credit to your customers for how many days? If credit period is for 30 days, then customers will purchase today from you, and after 30 days they have to pay it to you, and this is simply the credit period. यानी वो टाइम जिसके अंदर कस्टमर ने या पर्सन ने आपको पे करना है, वो जो क्रेडिट है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड इज कंसीडर्ड एज एन इंसेंटिव फॉर द बायर। ये इंसेंटिव के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे? दैट इज़ इफ़ योर कस्टमर इज़ गिवन अ क्रेडिट दे विल बी हैप्पी टू बाई इट फ्रॉम यू। क्रेडिट दो, यानी कोई दे रहा है कि क्रेडिट पे नहीं देता, जस्ट कैश दो भाई तुम चीज़ लो, लेकिन आप क्रेडिट पर दे रहे हो तो आपसे ज़्यादा खुश होगा और आपसे ज़्यादा चीज़ें लेगा। इट मीन्स दैट इफ़ यू इंक्रीज दिस क्रेडिट पीरियड देन कस्टमर विल ऑल्सो बिकम हैप्पियर एंड बाय मोर, विच मीन्स दैट एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड जनरली रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज इनटू सेल्स। यानी अगर आप क्रेडिट भी देते हो और लंबे टाइम के लिए पीरियड बढ़ा देते हो, अच्छा कोई कंपनी दे रही है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रही है 1 महीने के लिए कि 1 महीने बाद आपने रिटर्न करना, आप 2 महीनों के लिए दे दो। मैंने जैसे शॉप्स की बात की कि शॉप्स साथ साथ हों तो एक ही चीज़ की हों तो वो मुकाबले में सस्ती कर देती हैं। ओके जी, हम कहाँ पर थे?
ओके, क्रेडिट पीरियड अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कंपनी, मैंने बात की थी कि शॉप्स वगैरह अगर साथ साथ हैं और सेम सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो क्या है, आपको कंपटीशन में हैं आप लोग, तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। तो सपोज़ करो अगर कोई 1 महीने के लिए क्रेडिट पर चीज़ देता है तो आप 2 महीनों के लिए देते हो, तो कस्टमर्स कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली आप लोगों के पास आएंगे और आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड जनरली मीन्स इंक्रीज इनटू योर सेल्स। तो ये आपका हो गया क्रेडिट पीरियड, यानी आप इस तरह से इससे बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट नेम से ही पता चल रहा है कि डिस्काउंट यानी किसी चीज़ की कुछ छूट दे देना। सपोज करो कि रिसीवेबल्स, आपने किसी को टाइम पीरियड दिया था कि रिसीवेबल्स के बारे में आप कहते हो, जो पेबल है या फिर आपका कस्टमर है उसे कहते हो क्रेडिट पीरियड एंड होने से पहले अगर तुमने मुझे जो मेरा क्रेडिट है वो रिटर्न कर लिया तो देन मैं तुम्हें कुछ इंसेंटिव दूंगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी ने आपसे 10,000 रुपीज़ 1 मंथ के लिए हैं और आप उसे कहते हो कि ये जो 10,000 है ये 10 डेज़ के अंदर अगर तुम मुझे रिटर्न कर देते हो तो मैं 2% तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा या छोड़ दूंगा पैसे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। और ये जो इंसेंटिव, ये जो कैश डिस्काउंट कैश है ना, ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। बट जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि आपको अपनी मैनेजमेंट भी देखनी है, यानी आपकी जो कंपनी है वो डिस्काउंट देने की हालत में है भी या नहीं। ये ना हो कि उसके पास पैसे होना और आप डिस्काउंट देकर बैठे हो अट्रैक्शन के चक्कर में। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स दैट व्हेन यू आस्क योर रिसीवेबल्स, जिसने देने हैं, टू पे बिफोर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड एंड यू गिव दैम एन इंसेंटिव इन टर्म ऑफ डिस्काउंट, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी कैश डिस्काउंट के तौर पर देते हो उसे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कस्टमर हैज़ गिवन मी 10,000 आफ्टर 1 मंथ, यानी मुझे 10,000 रुपये 1 मंथ के बाद देने देन इफ़ आई से टू हिम दैट यू गिव मी दिस 10,000 विद इन 10 डेज, यानी 1 मंथ को छोड़ के 10 डेज में दे दो, देन आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट और लेफ्ट 2%, यानी 2% छोड़ दूंगी या फिर दूंगी, एक ही बात है। देन दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. It's attraction for customer, but there are some advantages and disadvantages of it that we see in credit policy में देखेंगे क्या advantages हैं और क्या disadvantages. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट पीरियड। जैसे आप लोगों ने सेल का देखा है ना, दराज पर लगी होती है, यानी 11/11 की सेल है, यानी पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड 10% हो गया, 20% हो गया, यानी 11/11 है, आज के दिन ही बस ये डिस्काउंट अवेलेबल है। या अगर 30 डेज़ का कहा हुआ था तो अगर ये जो डिस्काउंट है वो 10 डेज़ में अगर वो पे कर देता है तो तब मिलेगा, यानी विद इन 10 डेज़ अगर वो पे कर देता है जो क्रेडिट है तब उसे डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये जो पीरियड है, ये जो 10 डेज़ का है, इसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट पीरियड. Discount period means that if credit period is 30 days and you are asking the person to pay it within 10 days to get the discount, then this 10-day period will be called discount period. Whenever there is a credit sale, there is always a possibility of not getting your money from the customer. When you are selling something, then you don't know about which customer will not give you your money. भाई जहाँ पर आप क्रेडिट पर यानी उधार पर सेल देते हो तो कुछ लोग होते हैं ना क्रेडिट वापस नहीं करते, यानी आम लोगों को भी अगर पैसे दो तो भूल जाओ, ठीक है। कुछ लोग आपका क्रेडिट रिटर्न नहीं करते। इसी तरह से कुछ कस्टमर्स भी होते हैं आपसे क्रेडिट पर चीज़ लेते हैं तो आपको रिटर्न नहीं करते, बट आपको ये पता नहीं होता कि कौन से ऐसे कस्टमर, ये कौन है जो आपको रिटर्न नहीं करेगा। बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस यू नो दैट आउट ऑफ द टोटल रिसीवेबल्स अ सर्टेन परसेंटेज always goes a bad debts. Let's say out of every 100 rupees 2 rupees are always never recovered or become bad debts. अब bad debts किसे कहेंगे? कि वो रिसीवेबल्स जो आपको आप क्या है टोटल जो रिसीवेबल्स हैं उसमें से जितनी अमाउंट, जितनी परसेंटेज आपको रिसीव नहीं होती रिटर्न की, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स. अब बैड डेब्ट्स ये आपको पता नहीं है कि कौन से कस्टमर रिटर्न नहीं करेंगे, बट एक मार्जिन रख देते हो, यानी आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल से कर रहे हो तो 10 साल, 1 साल में आपका 1%, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने 20 रुपये नहीं दिए, किसी ने 30 नहीं दिए, या इस तरह से पैसे नहीं दिए। इतने सालों के बिजनेस के एक्सपीरियंस के बाद आपको इतना आइडिया ज़रूर होता है कि कितने परसेंट या कितने रुपीस मुझे एवरेज में के बैड डेब्ट्स में जाएंगे, यानी जो मुझे रिकवर नहीं होंगे, वापस नहीं मिलेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं. देन अनदर थिंग विच इज़ एसोसिएटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इज कॉल्ड कलेक्शन कॉस्ट.
अब देखें, किसी को जब आप रिटर्न क्रेडिट देते हो तो क्रेडिट लेने के लिए भी वो आपको नहीं, मोस्टली आपको आकर नहीं देते। आपने देखा हो बैंक्स वगैरह किसी से रिसीव करना हो या इस तरह से कलेक्ट करने के लिए वो अपॉइंट करते हैं लोगों को। ठीक है, ये चीज़ अपॉइंट की तो बात करेंगे। कलेक्शन कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, तो उस पर भी पैसे लगते हैं, उसकी कलेक्शन पर भी। यानी आपने 10 मिलियन है, आपने क्रेडिट दिया हुआ था, 10 मिलियन है, 100 लोगों से कलेक्ट करना है। अब 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो वो किस तरह से करेगी, वो एक टीम बना देगी, जो डिपार्टमेंट बना देंगे जो इस मनी को कलेक्ट करेगी। और जो लोग इस काम का हिस्सा बनेंगे, ये काम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो ये मनी कलेक्ट करेंगे, उनको भी तो पे करना पड़ेगा, उनको भी तो अपॉइंट करोगे, उनको सैलरीज भी तो दोगे, तो उस पर भी कॉस्ट लगती है। और वो कहाँ से जाती है, आपके वर्किंग कैपिटल यानी पैसा जाता है कैश से। ठीक है, तो कलेक्शन कॉस्ट क्या होगी, दैट इज इफ यू हैव टू कलेक्ट लेट्स से 10 मिलियन रुपीज़ फ्रॉम 100 डिफरेंट पीपल, देन हाउ वुड यू डू दैट, यू वुड हैव अ टीम और हैव अ डिपार्टमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ दिस मनी, एंड द पीपल हु विल बी वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट बी पेड सम सैलरी, एंड देयर विल बी द कॉस्ट ऑफ कीपिंग दैट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के लिए भी कॉस्ट लगेगी। इसे हम कहते हैं कलेक्शन कॉस्ट। यानी कलेक्ट करने के लिए वो जो क्रेडिट है, जिस उधार पर दिए हैं आपने पैसे, वो भी कलेक्ट करने के लिए पैसा लगता है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शन कॉस्ट। एंड दे हैव टू इनकर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने अभी बात की, लोगों को अगर सपोज करें कोई लड़का है, ऑफिस बॉय है, आपने कलेक्शन के लिए उसे भेजा कहीं पर, तो कलेक्शन के लिए जब भेजा तो उसको बाइक, अगर बाइक नहीं है आप बाइक प्रोवाइड करोगे, या किसी गाड़ी पर या कार पर या ट्रॉलर जो भी है जिस पर भी जाता है तो वो प्रोवाइड करोगे। फिर उसके पेट्रोल के पैसे लगेंगे, उसको भी तो अपॉइंट किया है, उसको सैलरी दोगे। इस तरह की जो कॉस्ट है, यानी ये जो क्या है रिसीवेबल्स कलेक्ट करने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्शन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर कॉस्ट टू कलेक्ट दिस मनी और द फंड्स रिसीवेबल for you. Next is, so whenever there is some credit given, there is always some collection of cost. भाई जहाँ पर कुछ क्रेडिट देते हो वहाँ पर collection of cost भी होती है, यानी उसको कलेक्ट करने के लिए भी पैसा लगता है। To avoid this collection cost, there is a process which is called the process of factoring receivable. अब एक टर्म है factoring receivable। अब ये क्या है, it is also the part of working capital that the management or finance manager has to see whether it is good to collect the receivables by the department of the organization or outsource. अब फाइनेंस मैनेजर या फिर मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने डिसाइड करना है कि जो रिसीवेबल्स हैं, ये क्रेडिट लेने जो भेजना है, या तो डिपार्टमेंट खुद करे यानी अपने बंदे अपॉइंट करे, या खुद ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट, या फिर बाहर किसी को कहे कि वो कलेक्ट करके आपको दे। इसको कहते हैं हम फैक्टरिंग। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, रिसीवेबल, फैक्टरिंग रिसीवेबल्स, ये वाली टर्म जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, फैक्टरिंग रिसीवेबल, इसको फैक्टरिंग कर देना, यानी या तो डिपार्टमेंट खुद करेगा, अपना खुद करेगा, ये रिसीवेबल्स रिसीव करेगा, या फिर किसी और के आउटसोर्सिंग करेगा, यानी किसी और से काम करवाएगा। द प्रोसेस इन विच समवन कलेक्ट्स आवर रिसीवेबल्स फॉर अस, हमारे लिए रिसीवेबल्स को कलेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम फैक्टरिंग कहते हैं। और जो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ये काम परफॉर्म करता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। प्रोसेस को फैक्टरिंग कहते हैं, और जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और पर्सन विच डज कलेक्शन फॉर अस और फॉर ऑफ आवर रिसीवेबल इज कॉल्ड फैक्टर, बट देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन फैक्टरिंग। भाई किसी को काम पे लगाना है, डिपार्टमेंट को भी तो पैसे लगाने पड़ेंगे, या किसी के ज़िम्मे लगाते हो, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम या किसी पर्सन के लगाते हो, उसे भी पैसा देना पड़ेगा। बट अगेन इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कीपिंग योर ओन कलेक्शन डिपार्टमेंट, आउटसोर्सिंग इट, एंड एज अ फाइनेंस मैनेजर वी हैव टू डिसाइड दैट विच वन ऑफ टू इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल। देखें, ये भी ट्रेड ऑफ है, यानी आपको देखना है, ये भी मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़, कौन सा वे ज़्यादा बेस्ट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल है कि रिसीवेबल्स कलेक्ट करने का। या तो डिपार्टमेंट खुद करे कि इतने पैसे हैं, कम लगेंगे, अगर किसी को करता है मे भी ज़्यादा पैसे लगे, तो ये उन्होंने डिसाइड करना है। दैट इज़ द कलेक्टिंग द रिसीवेबल्स ओवर सेल्स और फैक्टरिंग द रिसीवेबल्स, दैट मीन्स सेलिंग द रिसीवेबल टू अ फैक्टर। Another very important part of our receivables management is comparing matching और receivables with payables. Next जो हमारा important part है वो compare करना, match
करना है, यानी कितना रिसीव कर रहे हो, यानी रिसीव करना है आपने, यानी कितना क्रेडिट पर दिया हुआ है जो आपको पैसे मिलने हैं, और कितने आपने पे करने हैं। एक साइड पे आप क्या होते हो, रिसीवेबल होते हो, यानी आपने किसी से उधार लेना, मतलब किसी से क्रेडिट जो लिया हुआ होता है उससे पैसे लेने होते हैं, और कहीं एक उसी ही साइड पर यानी उसी टाइम आप पेएबल भी होते हैं, यानी आपने किसी को पैसा देना भी होता है। ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। ऑन वन साइड ऑफ बिजनेस व्हेन वी बाय फ्रॉम समबडी देन वी गेट सम क्रेडिट, और समवन गिव्स अस क्रेडिट एंड देन वी सेल समथिंग, देन वी आर गिविंग क्रेडिट टू समवन. So on one side of the business we are payables from those we have purchased things and we have to pay them, and on the other side of the business we are receivable, यानी एक साइड पे पेएबल होते हैं, यानी जिनसे हमने क्रेडिट लिया है या चीज़ें परचेज की हैं उनको पे करना होता है, और दूसरी साइड पर हम रिसीवेबल भी होते हैं, यानी हमने किसी से पैसे लेने भी होते हैं, यानी दोनों साइड से पैसा आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। इस तरह आप कह सकते हो। नाउ सपोज देयर दीज टू अमाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल्स बिकम इक्वल, मीन्स दैट मनी फंड दैट वी हैव टू पे इज इक्वल टू द अमाउंट दैट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द पीपल, विच मीन्स दैट नो मनी और बिजनेस हैज़ इन्वॉल्व इन दिस रिसीव। हो सकता है कि जितने पैसे आपने किसी से लेने हैं और जितने पैसे आपने किसी को देने हैं वो इक्वल आ जाए, बट इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, क्योंकि बहुत सारे जहाँ से आप चीज़ ख़रीदते हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और रेट्स डिफरेंट होते हैं, और जहाँ पर सेल करते हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रेट्स वगैरह जो भी हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि दोनों इक्वल आ जाएँ, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है कि हमें लॉस ना हो। But this kind of management is almost impossible, that we have exactly the same amount of payables as the same amount of receivables, because from such market we purchase things in its terms of trade are different from, and such market where we sell or things its term of trade are different, यानी दोनों different होती हैं, तो कैसे equal आ सकती है। Suppose from where we are purchasing the credit period is 15 days and where we are selling maybe its credit period is 1 month। हो सकता है जहाँ हमसे परचेज कर रहे हो क्रेडिट पीरियड हमारा क्या है 15 डेज़ और उसका 1 मंथ है, तो उसी लिहाज से ही पैसे हमें पे करने होंगे। सो ये तो हमारा हो गया कंपैरिजन। Another term which is used very commonly in this management regarding the payables, यानी पे करना है, only called stretching the payables, यानी उसका जो क्रेडिट पीरियड है ना वो बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो अपने पेएबल्स का। तो इससे क्या होगा, बट इसको केयरफुली देखना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ज़रूरी है अगर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करना चाहते, प्रॉफिटेबल बनाना चाहते। इट मीन्स दैट हाउ मच वी कैन इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड ऑफ आवर पेएबल्स, यानी कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो। ड्यू टू दिस इंक्रीज वी नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स, जिसे हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। So we have completed our today's lecture that was about receivables management, and then we learned about credit policy। credit policy नहीं बनाओगे यानी आपका बिजनेस ठीक से काम नहीं करेगा, यानी क्रेडिट हो सकता है भाई जितना आप पैसा खर्च करे हो उतना पैसा आपको रिसीव ना हो। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।